आता ही नहीं है। पढ़ाते हैं तो दो दो क्लासेस में, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लास 3 क्लास में खत्म, है ना। वो तो अब क्योंकि हम सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें डिटेल में हैं, तो बाकी और दूसरे शिक्षकों को थोड़ा सुधरना पड़ रहा है, थोड़ा उनको पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं तो पहले तो ऐसा निपटाते थे सब लोग कि क्या बताएं आपको, आपको भी पता ही होगा। चलो, कोई हॉस्पिटल से लाइव है, कोई लाइब्रेरी से लाइव है, कोई हेयर कट कराते हुए लाइव है, ना जाने तुम क्या क्या कर रहे हो। ये देखो बाथरूम से लाइव है, नहाते नहाते पढ़ रहे हैं। शर्म करो यार, शर्म करो जरा। चलो आ जाओ, तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक और इसकी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो। फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 आगे बात करेंगे, ठीक है। अब आप जरा अपने कमेंट्स को आराम दें, फुल स्क्रीन करें और अब चैप्टर पे फोकस करें। तुम लोग कुछ भी कहो, तुम लोग के कमेंट पढ़ने में मजा बहुत आता है ना, बहुत मुश्किल होता है तुम लोग के कमेंट से नजर हटाने में। बड़े मजेदार मजेदार गुदगुदा देने वाले कमेंट करते हो। कितने तेजस्वी लोग हैं यार, कितने तेजस्वी लोग हैं। हम्म, ठीक है। चलो देखो, देखिए आपने बचपन से पढ़ा होगा एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो आपको साइड में दिख रहा होगा। इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने का। देखो, पहले तो आपको यह समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है या द्विघात समीकरण क्या होता है ना। तो द्विघात समीकरण क्या होता है आपको पता है, फुल स्क्रीन कर लो अब जरा। आपको पता है, मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, इधर सब प्लस में होता है, इधर सब -1 -2 +1 +2 -1 -2 ऐसे ही सारा होता है ना। तो ये एक पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। पर फिलहाल मैं आपको क्या सिखा रहा हूं उस बात को समझे। क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं, उड़ने वाला नहीं, इसको बोलते हैं समतल, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, आप बचपन में एक ग्राफ वाली किताब खरीदते थे जिसमें ऐसी पूरी लाइंस बनी हुई होती थी, है ना। ऐसी पूरी लाइंस बनी होती थी बारीक बारीक, और फिर आप उसमें बिंदु से बिंदु टच करके ऐसी लाइंस बनाते थे, है ना। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। क्या होता है, कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन को आप इस ग्राफ पर दर्शा सकते हो, है ना। अगर वो एक सिंगल घात वाला समीकरण है, यानी एक मूल वाला समीकरण है, तो वो क्या होगा, एक सीधी रेखा में जाएगा, है ना। वो क्या होगा, एक सीधी रेखा में जाएगा। तो अगर हम किसी समीकरण को लाइन में कन्वर्ट करते हैं, एक रेखा में कन्वर्ट करते हैं, तो एक घात वाला समीकरण, है ना, एक घात वाला या लीनियर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, एक्स अक्ष पर, किसी भी अक्ष पर एक बिंदु पर ये टच करेगा, है ना। किसी भी एक बिंदु पर ये टच करेगा। तो एक्स के कितने मान होंगे, एक्स का केवल एक ही मान होगा। लेकिन द्विघात समीकरण क्या होता है, ये एक्स एक्सिस को मैंने कोई लाइन बनाई जो इस प्रकार से बनी, मैंने किसी समीकरण को रेखा में कन्वर्ट किया और इसने एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटा या दो बिंदुओं से होकर यह गुजरा, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। क्योंकि ये एक्स को दो बिंदुओं पे टच कर रहा है, तो यहां पे एक्स के दो मान होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बीटा से डरना मत, एक्स के कोई भी दो मान होंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्स के दो मान होंगे, इन्हें बोलते हैं मूल, और मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, है ना। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल एक घात वाले समीकरण में, लीनियर इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जहां पे द्विघात होंगी, यानी एक्स के दो मान होंगे, एक्स एक्सिस को वो दो बिंदुओं पे टच करेगा, इसलिए उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसलिए एक्स के दो मान होंगे, और जो मान होते हैं उन्हें हम अल्फा और बीटा के नाम से जनरली लिखते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं एक्स के मूल, इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, है ना। यह बात आपको क्लियर हो गई। अब द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। वो क्या है, उसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। वो होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, या आप इसको बोल सकते हो एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो आगे मैं आपको एक बहुपद भी पढ़ाऊंगा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगा और एक पॉलिनोमियल्स भी आएगा, बहुपद भी आएगा। अगर केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दें तो ये अपने आप में एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। लेकिन समीकरण की खासियत होती है कि वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है, वो हमेशा शून्य के बराबर होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है ना। ये आपका हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है। यहां b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 7 है। यहां c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 9 है। और अगर इन तीनों के मान को इस सूत्र में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x के मान पता चल जाएंगे, यानी x के रूट्स पता चल जाएंगे, अल्फा और बीटा का मान पता चल जाएगा, मूल पता चल जाएंगे। सबका मतलब एक ही होता है जितना मैंने कहा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन आपके मन में फिर एक डाउट आना चाहिए कि सर जो अल्फा बीटा मान निकालते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो है ना। आपने भाई देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या एक काम करते हैं इसको माइनस कर लेते हैं, -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मतलब होता है जहां पे सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो। जहां पे सबसे बड़ी घात, हाईएस्ट जो पावर हो वो क्या हो, 2 हो। और जितनी पावर होगी उतना आप समझ लीजिए, जितनी पावर होगी उतने ही मान आएंगे। अगर त्रिघात समीकरण हो गया, अगर x की पावर 3 है तो वहां पे x के 3 मान निकलेंगे। अगर x की घात 4 है तो वहां पे x के 4 मान निकलेंगे। x की घात 2 है तो x के 2 मान निकलेंगे। ये कनेक्शन होता है ना। तो द्विघात समीकरण की पहचान क्या है कि x की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2, यानी x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। ठीक है भाई, इतनी बात ओके है। अब हमें यहां पे ऐसी संख्याएं सोचनी है कि 7 माइनस का आ जाए, गुणा करने पे 12 आ जाए। तो आप स्कूल का टाइम याद करो, आप इसको ऐसे करते थे, -4x और माइनस का 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो 4 और 3 माइनस का 7 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। आप इन दोनों में कॉमन लेते थे, इन दोनों में कॉमन लेते थे, तो इन दोनों में कॉमन निकलेगा x। तो यहां पे बचेगा आपका x माइनस 4। फिर नियम था कि जो यहां बचा वही वहां बचना चाहिए, यानी यहां भी x माइनस 4 तो आना ही आना चाहिए। अब यहां पे मैं क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस का 3। तो माइनस का 3 कॉमन निकला तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 12। तो अब एक हमारा समीकरण हो गया x माइनस 4 और एक समीकरण हो गया हमारा x माइनस 3, जो दोनों किसके बराबर है, 0 के। अब हम क्या करते थे कि x माइनस 4 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 4। x माइनस 3 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 3। ऐसा हमने स्कूल में करना सीखा था, जो अब आपको नहीं करना है। मैं आपको इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन x के क्या मान आए, x के 2 मान आए, एक 4 आया, एक 3 आया। तो हम बोल सकते हैं कि भैया अल्फा एक मूल है और बीटा एक दूसरा मूल है। इनके मान कितने आए, 4 और 3 आए। अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि ये अपने आप में शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक। अब फिर एक और नया शब्द, शून्यक का मतलब होता है कि x के जो मान आए अगर आप इस समीकरण में रखोगे तो वो 0 के बराबर होगा। x का हमें ऐसा मान निकालना होता है ताकि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल हो जाए, दोनों 0 आ जाए। तो अगर एक ये x के ही दोनों मान है, अगर मैं x की जगह यहां 4 रखूं या x की जगह यहां 3 रखूं, वो 0 के बराबर होगा। चाहो तो करके देख लो। देखो चलो 4 ले लेते हैं। 4 का वर्ग कितना हो गया भैया, 16। फिर 7 चौक 28 प्लस 12 बराबर 0। देखो 16 और 12, 28 में से माइनस 28 गया, ये क्या हो जाएगा, 0। यानी हमें x के ऐसे मान निकालने पड़ते हैं
जिनको समीकरण में रखें तो वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इसको बोलते हैं शून्यक, यानी ऐसे मान जो पूरे समीकरण को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो इसलिए x के हमारे दो मान निकल कर आए, तीन, आप चाहो तो तीन रख लो, तीन का वर्ग कितना हो गया, 9, फिर 7 तिया 21, और यहां पे क्या आ जाएगा, 12। तो देखो 12 और 9 21, 21 में से 21 गया, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आपको सारी बातें समझ में आई है ना? कैसे हल स्कूल में करते थे वो ये रहा, क्या मतलब होता है वो ये रहा। श्रीधराचार्य में वैल्यू रख के भी आप यही आंसर लाओगे, है ना, इनकी वैल्यू रख के। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसका ध्यान रखना, है ना। द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, शून्य को क्या बोलते हैं, जीरोज, जीरोज ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। शायद आप इतनी सारी बातें समझ पाए होंगे। इससे और अधिक जानकारी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं सिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आपको जरा थोड़ा सा इसका ट्रिकी पार्ट समझा दें, थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स समझा देते हैं। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर -7x + 12 = 0। तो आज के बाद आप इसको लॉन्ग मेथड से मत करना, शॉर्टकट करना, है ना। आपको ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे -7 आए, लेकिन गुणा करने पर +12 आए। और यहां चिन्ह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना, साइन को हल्के में मत लेना। ठीक है भैया, जोड़ने घटाने पे -7 आए, लेकिन गुणा करने पर +12 आए, तो आप बोलोगे सर -4 और -3 ले लो, क्योंकि -4 और -3 क्या बना देगा, -7 बना देगा। लेकिन गुणा करोगे तो माइनस माइनस +12 बना देगा। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आखिरी में क्या करना है, आपको चिन्ह बदलना है। तो अगर माइनस है तो +4, माइनस है तो +3, ये आपके एक्स के दोनों रूट्स होंगे, ये अल्फा और बीटा कहलाएंगे। आपको बस इतना सा काम करना है, अभी और प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। ठीक है, बस संख्याएं सोचनी है जिनसे आंसर आपका आ सके, आखिरी में जाके चिन्ह बदल दो। हाँ, बात समझे, है ना। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमने कहा कि x² + 2x - 15 = 0। करो जरा सब लोग सॉल्व और बताओ x के मान यहां पर क्या आएंगे। आखिरी में हम साइन क्यों बदलते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, ये x - 4 = 0 है, तो x बराबर +4। ये क्या है, x - 3 = 0 है, तो x बराबर +3। इसलिए हम आखिरी में जाके क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। चलो इसको करो। हम्म, गुड। अब देखो, आपको प्लस या माइनस करने पे प्लस का 2 लाना है, लेकिन गुणा करने पे माइनस का 15 लाना है। तो सोचो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो आप कहोगे कि सर 5 और 3 से यह संभव है। अगर प्लस का 5 और माइनस का 3 हो, तो 5 में से अगर -3 गया तो प्लस का 2 बचेगा, और 5 तिया क्या हो जाएगा, 15। ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन फाइनल वैल्यूज क्या मानी जाएगी, -5 और +3, चिन्ह अंत में बदलना है। तो आपके वास्तव में जो मूल, जो रूट्स माने जाएंगे, वो माइनस और +3 ये माना जाएगा। समझ रहे हैं? हम्म,
ओके, वेरी गुड। और आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर -12x -45 इज इक्वल टू 0। करो भैया जल्दी से। हो गया। देखो, आपको 15 लेना पड़ेगा माइनस का, और 3 लेना पड़ेगा प्लस का। 15 में से 3 जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, और इनका गुणा करोगे तो माइनस का 45 आ जाएगा। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। साइन चेंज करेंगे तो एक हो जाएगा प्लस का 15 और दूसरा हो जाएगा माइनस का 3। ये दोनों आपके रूट्स हो गए। बोलो ओके है। चलो, एक क्वेश्चन का आंसर और जल्दी से दे दो। एक्स स्क्वायर -3x -180 इज इक्वल टू 0। हो गया भाई। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी यही मान निकलता है, लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें ऐसी संख्याएं ही नहीं मिलती जिनको हम तोड़ पा रहे हैं, तब श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज होगा, है ना। देखो, वेरी गुड। एक संख्या 15 लेंगे, एक संख्या 12 लेंगे, माइनस का 15 प्लस का 12 लेंगे, क्योंकि माइनस के 15 में से अगर 12 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और 15 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। चिन्ह बदलने पड़ेंगे, -15 को +15 करेंगे और +12 को -12 करेंगे। यही आपके क्वेश्चन के मूल होंगे। +15 एंड -12 फाइनल रूट्स यही होंगे। ओके, चलो, लेकिन सुनिएगा, 3x² +5x -12 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या करना है? अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस बात को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है ना। क्या अंतर है? अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें आगे सिर्फ x² था, मतलब x के साथ कोई और गुणांक नहीं था, लेकिन अब x के साथ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो जब भी आगे कोई संख्या आती है तो इसका नियम होता है इसका गुणा इससे करते हैं। तो ये तो प्लस का 5 ही रहेगा, लेकिन 12 तिया 36 माइनस का हो जाएगा। अब मुझे ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने घटाने पे प्लस का 5 आए, लेकिन गुणा करने पे माइनस का 36 आए। जो संख्या यहां रहेगी उसका गुणा इसमें करना है। तो आपके कौन से मान होंगे ऐसे? आप कहोगे सर 9 और 4 से ये संतुष्ट हो जाएगा, है ना। सर प्लस का 9 और माइनस का 4 ले लेते हैं। 9 में से 4 गया, प्लस का 5, 9 4 जा 36, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन साइन तो बदलने हैं, चिन्ह तो बदलने हैं। तो +9 को -9 करेंगे, -4 को +4 करेंगे,
और एक और काम करना है, यहां रुकना नहीं है। आपने क्योंकि 3 का गुणा करा था तो दोनों में 3 का भाग देंगे, तो x के फाइनल रूट्स पता है क्या माने जाएंगे? -3, ये नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दो, +4/3। ये आंसर आएगा आपका। पहले गुणा कर लो, फिर आखिरी में भाग दे दो, हो गया एडजस्ट, बैलेंस बन गया। बोलो ओके है? ये अंतर रहेगा। अगर आगे कोई संख्या है पहले गुणा करो, फिर बाद में उसी का क्या कर दो, भाग दे दो। चलो एक और इक्वेशन आपको देते हैं इसी प्रकार से, है ना। हमने कहा 4x², है ना। एक मिनट मुझे बनाने देना आप पहले। एक मिनट, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 22 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ भाई आंसर। अगर भाग नहीं दे तो गलत आंसर आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, भाग मत दो। साइन चेंज करके भाग देना है, या भाग देके साइन चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन बदलना जरूरी है और भाग देना भी जरूरी है। ओके, चलो क्या करेंगे, यहां ये दोनों क्या हो जाएगा, 22 का दुगना। भाई आपको -7 लाना ही लाना है, 22 का दुगना -44 होना ही होना है। ओके है बात। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि -7 और -44 क्या करेंगे। तो आप यहां पे छोटा सा काम करोगे, आप सोचोगे सर 11 और 4 ले लें क्या। अगर -11 और +4 ले लें, 11 में से 4 गया, कितना बचा, -7, और 11 इंटू 4 -44 सेटिस्फाई कर रहा है, तो +11 और -4। लेकिन जिससे भाग दिया, जिससे गुणा किया, उससे भाग भी तो देना पड़ेगा। तो +5.5 और -2, ये आपके x के दोनों मान होंगे, +5.5 और 2 माइनस का। अब बोलिए, बात समझ में आई? हम्म, ओके, चलिए। तो इतना अब आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है सबको समझ में आ गई बात। तो कैसे आप शॉर्ट ट्रिक में मूल्स जो होते हैं, रूट जो होते हैं, वो आप निकाल सकते हो, अल्फा और बीटा। आई थिंक ये क्लियर होगा। ओके डन, वेरी गुड। अब आपको आगे सिखाते हैं। अब आता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। जब भी मैं आपसे कहूं मूल, देखो ये क्या है, जो मैंने आपको अभी सिखाया ये मूल ही है। मूल मतलब रूट्स, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा के मान, है ना, ये मूल ही है। तो हमने यहां पे, मैं आपसे बोलूंगा इस समीकरण के मूल बताओ, यानी अल्फा और बीटा बताओ, तो ये अल्फा और बीटा ही है, ये मूल है, रूट्स है ना। अब आता है हमारा पहला सवाल कि मूलों का योग अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे। सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। और मूल मैंने कहा यानी मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। यानी जो भी द्विघात समीकरण होगा उसके दो मूल निकलेंगे, एक्स के दो मान निकलेंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। कभी भी आपसे पूछा जाए मूलों का योग, तो याद रखिए उसका मान हमेशा होता है -b/a।
मूलों का योग क्या होता है, -b/a। अब ये कैसे आया भाई, देखो श्रीधराचार्य सूत्र की तरफ मैं आपको वापस लेकर जाता हूं। श्रीधराचार्य सूत्र में देखो यहां प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस एक साथ तो चलेगा नहीं, अगर एक बार प्लस लेंगे तो एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो देखो प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तभी तो अल्फा और बीटा के मान निकलेंगे। अब मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों को प्लस करो, तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार माइनस बी। और नीचे तो एलसीएम लेने के कारण केवल 2a आएगा, तो a से a कट जाएगा। तो आपके पास मूलों का जब भी योग करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमेशा b/a, है ना। जैसे हमने कोई भी नॉर्मल एक इक्वेशन ले लिया, मैंने कहा 4x² + 3x + 7 = 0। यहां पे आप बताइए मूलों का योग क्या होगा। तो आपको पता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। यहां a का मान 4 है, b का मान 3 है, c का मान 7 है। तो मूलों का योग क्या होगा, -b/a। b क्या है, 3 है, -3/a और a कितना है, 4 है। ये आ गया मूलों का योग -3/4। बस इतना सा करना है, समझे। ठीक ठीक इसी प्रकार अगला होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है, मूलों का गुणनफल। इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा। और याद रखिए मूलों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, वो होता है c/a। बस गुणनफल क्या होता है, c/a। अगर आप दोनों का गुणनफल करेंगे तो दो इक्वेशंस सोचो, इन दोनों जब इक्वेशंस का गुणा होगा तो ये -b का स्क्वायर, ये प्लस ए माइनस इनका गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4a² हो जाएगा। अब ये अपने आप में a² - b² की भांति हल होंगे, हल करना। आखिरी में आपके पास 4ac और 4a² बचेगा, 4 से 4 एक a से एक गया, अंत में क्या बचता है, c × a। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c × a। अगर इस वाले समीकरण में 4x² + 3x + 7 = 0 है, मैं आपको कहूंगा कि बताओ यहां मूलों का गुणनफल क्या है, तो आप बोलोगे सर c/a। क्या बोलोगे, c/a। यहां c कितना है, c है 7, a कितना है 4, ये मूलों का गुणनफल आ गया 7/4, 7/4। योग -b/a, गुणनफल c/a। क्लियर है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप ध्यान रखें। कभी कभी आपसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे आपसे, कि अगर मूलों का योग दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो इसके आधार पे द्विघात समीकरण बनाइए। सुनना आप ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, इसके आधार पे द्विघात समीकरण बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अगर मूलों का योग दे दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, उस आधार पे कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, तो x² माइनस मूलों का योग इंटू x और मूलों का गुणनफल = 0, है ना। जैसे अभी आपको मान लीजिए बोला कि मूलों का योग -3/4 है, तो x² -3/4x और मूलों का गुणनफल 7/4 है, 7/4 है ना। अब मैं इसको एक समीकरण में कन्वर्ट करूंगा, तो मूलों का योग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² + 3/4x + 7/4 बराबर में 0। अब आप क्या करो, पूरे समीकरण में 4 का गुणा कर दो। 4 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 4x², 4 से 4 कटेगा तो बचेगा 3x, 4 से 4 कटेगा तो बचेगा 7 = 0। ये देखो कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि जब भी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहे तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम उसे समीकरण में बदल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत सवाल इससे बनते हैं।
ठीक है भाई, याद रखोगे इतना? अब समझ गए? देखो यही इक्वेशन था ना, 4x² 3x और 7। देखो 4x² 3x और 7 के मूलों का योग और इसके मूलों का गुणनफल। अब मान लो आपको योग और गुणनफल दे देते कि मूलों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, समीकरण में बदलो, तो आपने देखो वैल्यू रख के समीकरण वही तो लाए, सेटिस्फाई कर तो रहा है। 4 का गुणा क्यों करा? क्योंकि नीचे दोनों में 4 था, हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि नीचे वाली संख्याएं कट जाएं, एलसीएम लेना है बेसिकली उनका। हाँ ठीक है, मान लो यहां 2 होता, यहां 6 होता, एक जगह 2 होता एक जगह 6 होता, तो 2 और 6 का एलसीएम क्या आता? 6, हम 6 से गुणा करते। एक जगह 2 होता एक जगह 7 होता, तो इनका एलसीएम क्या आता? 14, 14 से गुणा करते। इतनी छोटी छोटी चीजें तो मत पूछा करो यार। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, देखो ये तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया है ना, मैं आपको पहली स्लाइड दिखाता हूं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप हल करते हो तो अंत में जाके देखो एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, इसके जाके इक्वल में 0 होता है, तो वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो हमेशा दोनों का जो गुणनफल होगा वो उसके बराबर होगा, इसलिए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा आखिरी में इसी स्टेज पे जाके कन्वर्ट होता है, कोई तकलीफ नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आएंगे तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। देखो b² माइनस 4ac कहां पे यूज होता है? ये वाले हम इसकी बात कर रहे हैं ना। अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो अल्फा और बीटा के मान रियल और अनइक्वल होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। b² माइनस 4ac अगर 0 है तो अल्फा और बीटा के मान रियल होंगे, इक्वल होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। छोटे हैं 0 से तो काल्पनिक होंगे और बराबर नहीं होंगे। और एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसके मान एक परफेक्ट स्क्वायर है तो अल्फा और बीटा के मान रेशनल होंगे। अभी समझ नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, इसको छोड़ो। इसके अलावा क्या है? अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर आप ऐसे समझो कि दोनों मूल, अगर दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो, दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, है ना, मतलब आप समझो कि एक का मान एक एल्फा जो खुद एल्फा है और दूसरे बीटा का मान 1/अल्फा है। मान लो एक की वैल्यू 4 है और एक की वैल्यू 1/4 है, यही एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। अगर दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, रेसिप्रोकल में है, तो C हमेशा A के बराबर होगा। बस याद रखना है, इस केस में हमेशा C और A एक दूसरे के बराबर होंगे अगर दोनों मूल व्युत्क्रम हुए तो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हुए तो। ओके, हाँ ठीक है। और ठीक इसी प्रकार एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर दोनों मूल के चिन्ह विपरीत हैं, दोनों मूल के चिन्ह विपरीत हैं, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, उस केस में हमेशा b की वैल्यू क्या आती है? 0। उस केस में हमेशा क्या आएगी? b की वैल्यू 0, है ना। दोनों मूल के चिन्ह विपरीत, दोनों मूल बराबर व चिन्ह विपरीत हो, है ना। मान लीजिए एक की वैल्यू 4 है तो दूसरे की वैल्यू -4 है। अब देखो दोनों मूल, दोनों रूट्स बराबर भी हैं और चिन्ह भी अलग अलग हैं, उस केस में b की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 के बराबर होती है। ये बातें याद रखनी है आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप इनको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। स्कूल की याद आ रही है? हाँ ठीक है, चलो तो आज इतना बेसिक पर्याप्त है। कल आप इस सबको अच्छे से याद करके आओ और कल फिर मैं आपको इनके प्रश्न करवाऊंगा, और एक दिन में आराम से ये हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टाइप नहीं है जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक दिन में आराम से ये हो जाएगा। बेसिक समझना जरूरी था,
कई लोगों को तो अल्फा बीटा देख के ही घबराहट होती थी, आप समझ गए होंगे अल्फा बीटा कुछ नहीं है, वो एक्स के दो मान है, बाकी सारी बातें क्लियर है ना। तो इसको कल आप अच्छे से रिवीजन करके आओ, कल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को हम समझेंगे। और आपको जाते जाते एक और चीज मैं बता देता हूं जिसके बारे में आप पूछते रहते हो, तो वो चीज आपको और जरा जल्दी से मैं दिखा रहा हूं, इसको जरा आप देख लेना। यही आप बार बार पूछ रहे थे, है ना। तो कल रात 8 बजे, 8 सितंबर रात 8 बजे अपनी पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की किताब लॉन्च हो रही है। तो कल रात 8 बजे भंडारे में आप सभी को पधारना ही है, ठीक है जी। ओके, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त। 8:30 बजे रात को भी मिलेंगे, और कल सुबह भी मिलेंगे, कल रात को 8 बजे भी मिलेंगे, और 8:30 बजे भी मिलेंगे, ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।
वाले सेशन में मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, टीचर्स डे की बहुत सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं।